नमस्कार दोस्तों, LKIS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम UPSI का GS का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका पहला भाग है और ये स्पेशली केवल UPSI एग्ज़ाम के लिए है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? In which part of the Indian Constitution are the fundamental rights described? पहला ऑप्शन है भाग 4 अनुच्छेद 12 से लेकर के 40 तक। सेकंड ऑप्शन है भाग 5 में अनुच्छेद 12 से 30 तक। थर्ड ऑप्शन है भाग 6 अनुच्छेद 12 से 36 और फोर्थ ऑप्शन है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। आप इसको सबसे पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक, ट्राई करने के बाद आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है और उसके बाद आइए अब इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भारत के संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं। ठीक, तो जब संविधान लिखा गया था एट द बिगनिंग, जब संविधान लिखा गया था शुरू में 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो भारत के संविधान में टोटल आर्टिकल थे वो 395 थे। ठीक, और उसमें कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, अब ये पार्ट क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूचियाँ क्या होती हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। पार्ट का मतलब होता है चैप्टर, कि टोटल कितने चैप्टर थे इस बुक में? 22 चैप्टर थे जब ये शुरू में लिखा गया था। ठीक, और ये जो आर्टिकल हैं इसको आप कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि आप कोई मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हैं या बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं आप। ठीक, तो बोट एंड स्ट्रीम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये कोई चैप्टर है, मान लीजिए पहला चैप्टर है, तो ये भाग 1 है। ठीक, भाग 1 का मतलब चैप्टर 1 है। ठीक, अब बोट एंड स्ट्रीम जब पढ़ रहे हैं आप, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं मैथ बाय लॉ सर यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक, टाइप फर्स्ट में हम बोट की स्पीड निकालना सीखते हैं, उसके बाद स्ट्रीम की स्पीड निकालना सीखते हैं। टाइप 2 में हम सीखते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। ठीक, तो ये जो टाइप 2, टाइप 3, टाइप सेकंड और टाइप 3, टाइप 4 ये सब हैं, ये एक तरह से आर्टिकल हैं। ठीक, मतलब किसी भी चैप्टर के बारे में सीरियल वाइज सीखना क्या चीज़ है। ठीक, तो एक तरह से ये जो टाइप है इसके इस चैप्टर में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसका मतलब आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, और मान लीजिए आपको कोई टाइप समझ नहीं आया, तो क्लास ख़त्म होने के बाद जब आप टीचर से पूछने जाते हैं तो टीचर जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता है उसे हम कहते हैं अनुसूचियाँ। ठीक, मतलब अनुसूचियाँ का मतलब एक्स्ट्रा जानकारी। ठीक, किसी चीज़ के बारे में, किसी टाइप के कोई टाइप मान लो आपको नहीं समझ में आया बोट एंड स्ट्रीम में, कि टाइप सेकंड हमको नहीं आया फिर से बता दो, तो उस बारे में टीचर आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेसिक बातें बताएगा जिससे आप इसको समझ पाएँ। तो वो जो एक्स्ट्रा बता रहा है उसी को क्या कहेंगे? अनुसूचियाँ कहेंगे। और एक्स्ट्रा कितनी चीज़ अनुसूचियाँ लिखी गई हैं? 8 अनुसूचियाँ लिखी गई हैं। तो जब शुरू में लिखा गया था संविधान, तो संविधान का बुक जब शुरू में लिखा गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? टोटल 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। ठीक, और कुल 22 चैप्टर थे, यानी 22 भाग थे। और अनुसूचियाँ मतलब एक्स्ट्रा जानकारी कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, अब वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? तो वर्तमान में टोटल 22 चैप्टर हो चुके हैं, टोटल 25 चैप्टर हो चुके हैं। पहले 22 था, अब कितना हो गया है? 25 चैप्टर हो चुका है। ठीक, 3 चैप्टर एक्स्ट्रा बढ़ा है। ठीक, और जो आर्टिकल थे पहले 395 थे, अब कितना हो गए हैं? 470 आर्टिकल हो गए हैं। ठीक, लेकिन
कुछ आर्टिकल 470 में से कुछ आर्टिकल रिपील्ड है, मतलब कैंसिल हो चुके हैं, या रिमूव मतलब निरस्त हो चुके हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। इसीलिए 470 में से केवल 448 आर्टिकल ही इफेक्टिव माने जाते हैं। ठीक, लिखे तो 470 हैं, लेकिन 470 में से कुछ आर्टिकल निरस्त हुए हैं, उनको मतलब लागू नहीं है वो। केवल इनमें से 448 आर्टिकल ही लागू हैं इस समय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन टेबल। ठीक, कि शुरू में जब किताब लिखी गई तो उसमें कितना आर्टिकल था, 395, और इस समय कितना है, 470। उसमें से लागू कितने हैं, 448। ठीक, बाकी आर्टिकल निरस्त हो चुके हैं। ठीक, कुछ संशोधन होता है तो कुछ आर्टिकल निरस्त कर दिए जाते हैं और कुछ नए लागू होते हैं। ठीक, तो शुरू में लिखा गया था तो टोटल चैप्टर 22 चैप्टर थे, 22 भाग थे, और इस समय जो चैप्टर की संख्या है या पार्ट की संख्या है वो कितनी है, 25। ठीक, शुरू में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन एक कोई बड़ी किताब है, तो जब यह किताब पहली बार लिखी गई थी 1950 में, तो इसमें टोटल 395 पेज या 395 टाइप थे। ठीक, 395 टाइप कह सकते हो या 395 पन्ने से भी समझ सकते हैं आप, और टोटल 22 चैप्टर थे और 8 अनुसूचियाँ अपेंडिक्स मतलब एक्स्ट्रा जानकारी थी। ठीक, लेकिन समय के साथ साथ संशोधन हुए, किताब बड़ी होती गई और पन्नों की संख्या या टाइप की संख्या बढ़ करके 470 हो गई। ठीक, और चैप्टर कितने हो गए, 22 से 25 हो गए, और जो अनुसूचियाँ हो गई वो कितनी हो गई, 8 से 12 हो गई। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ कंपैरिजन टेबल है। पहले 395 आर्टिकल थे जो कि 22 चैप्टर में थे, और इसमें अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 थी, और अब कितने आर्टिकल हैं, 470, जिसमें से लागू कितने हैं, 448, और इसमें टोटल पार्ट इस समय कितने हैं, 2025 प्रेजेंट में, तो इसमें 25 चैप्टर हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, अब आपने यहाँ पर सीखा कि इस समय भारत के संविधान में टोटल 25 भाग हैं, तो इस 25 भाग में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। किस भाग का मतलब किस चैप्टर में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो चैप्टर नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, आर्टिकल भी पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि वर्तमान में आर्टिकल कितने हैं, 470। तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इन 470 में कहाँ से कहाँ तक ले करके मौलिक अधिकार के बारे में लिखा गया है। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक, आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 3 मतलब चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। ठीक, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियाँ थीं। ठीक, यहाँ 7 श्रेणियाँ मतलब कैटेगरी। ठीक, कुछ किताब में 7 मौलिक अधिकार लिखा होता है, ये गलत लिखा होता है, 7 श्रेणियाँ थीं। ठीक, 7 मौलिक अधिकार का मतलब केवल 7 नहीं, इन 7 के अंदर कई मौलिक अधिकार हैं। ठीक, कई टाइप के हैं, एक श्रेणी के अंदर कई बातें लिखी गई हैं, तो इनको श्रेणियाँ कहना ज़्यादा उचित है, ना कि 7 मौलिक अधिकार। ठीक, बाकी आप कुछ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाता है कि शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे या शुरू में कितने मौलिक अधिकारों की श्रेणियाँ थीं। ठीक, तो मुझे लगता है श्रेणियाँ कहना ज़्यादा उचित है, ना कि इसको डायरेक्ट 7 मौलिक अधिकार कहा जाए। ठीक, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 श्रेणियाँ थीं। ठीक, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में लिखा था, इसको हटा दिया गया, जिससे अब क्या हो गई हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। ठीक,
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब संविधान शुरू में लिखा गया था तो उस समय मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, या मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणियां कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे? उस समय मौलिक अधिकार की श्रेणियां 7 थीं, या उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में बताओ इस समय प्रेजेंट टाइम में टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 6। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया। तो अब ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तो जब उसे हटाया गया तब अब ये किस टाइप के अधिकार में आता है, तो अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। ठीक। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार शुरू में किस आर्टिकल में लिखा गया था, जब संविधान शुरू में बना था तो उस समय ये किस आर्टिकल में लिखा गया था, तो आर्टिकल 31 में लिखा गया था। ठीक। तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप कि शुरू में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में लिखा गया था। ठीक। लेकिन जब इसको हटा दिया गया, यहाँ से आर्टिकल 31 से इसको हटा दिया गया, तो अब जब ये लिखा गया संविधान में, तो अब किस आर्टिकल के अंदर इसको लिखा गया है, तो आर्टिकल 300A के तहत इसको कानूनी अधिकार बना करके लिखा गया है। ठीक। तो यहाँ पर आपने सीखा कि चैप्टर नंबर 3 में 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार हैं। शुरू में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं। किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। किस संशोधन के तहत हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया है। और ये जब शुरू में था मौलिक अधिकार, जब ये था तो उस समय ये किस आर्टिकल में लिखा था, तो 31 में लिखा था। लेकिन जब हट गया वहाँ से 31 से, तो इसको जहाँ पे लिखा गया वो आर्टिकल का नाम क्या है, तो वो आर्टिकल है 300A। ठीक। तो आइए इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं। यहाँ पे वर्तमान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियाँ हैं। ठीक। तो या श्रेणियाँ पूछे या संख्या पूछे, आपको आंसर बताना है 6। ठीक। अगर प्रेजेंट लिखा है तो 6 बताओगे, और मूल लिखा है तो आप क्या बताएंगे? मूल संविधान में 7 श्रेणियाँ थी या 7 संख्या थी। ठीक। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कुल मौलिक अधिकार कितने हैं। अगर हैं लिखा है तो आप आंसर बताएंगे 6। यहीं पर अगर क्वेश्चन लिखा होता कि कुल मौलिक अधिकार कितने थे, अगर थे लिखा है तो आपको 7 बताना होगा। और ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, है मतलब प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में आपको क्या बताना है? 6। और कुल मौलिक अधिकार कितने थे का मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का मतलब पास्ट में कितने थे? 6, मतलब 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक को हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। ठीक। अब यहाँ पे लिखा है संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर किस भाग में रखा गया है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इस वजह से इसको चैप्टर नंबर 3 में लिखा गया था, क्योंकि मौलिक अधिकारों को चैप्टर 3 में ही लिखा गया है। ठीक। तो संपत्ति का अधिकार शुरू में मौलिक था, इसीलिए इसको चैप्टर 3 में लिखा गया था, भाग 3 में। लेकिन जब इसको यहाँ से हटा दिया गया तब किस चैप्टर में लिखा गया, तो चैप्टर नंबर 12 में लिखा गया, भाग 12 में इसको लिखा गया। और किस आर्टिकल के तहत लिखा गया था? 301 के तहत लिखा गया था। ठीक। तो भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक। अब जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये किस तरह का अधिकार है? अब ये कानूनी अधिकार है। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों का जनक किसे माना जाता है,
तो आप क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। शुरू में मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। इस समय 6 हो गए हैं। प्रेजेंट टाइम में किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। और ये किस आर्टिकल में शुरू में लिखा था? 31 में लिखा था। ठीक, अब इसको हटा करके किस आर्टिकल में लिख दिया गया है? तो 300A में लिख दिया गया है। ठीक, 300A में लिख दिया गया है। पहले किस चैप्टर में लिखा था? पहले तीसरे चैप्टर में लिखा था। अब किस चैप्टर में लिख गया है ये? तो अब चैप्टर नंबर 12 में लिखा गया है संपत्ति का अधिकार। ठीक, और पहले ये किस तरह का अधिकार था? तो पहले ये मौलिक अधिकार था, और अब किस तरह का अधिकार हो गया है? तो अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक, उसके बाद किसको भारत में मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। ठीक, तो इस प्रकार मूल संविधान में भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी या 7 श्रेणियाँ थी। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की कुल 6 श्रेणियां हैं, जो कि निम्न हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इसको अभी याद करने का मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप एक बार खाली इसको पढ़िए। अभी हम ट्रिक पे भी आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है भाग 3 यानी चैप्टर 3 में 12 से 35 में वर्तमान में कुल 6 फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 थे। और अब राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसको लीगल मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत बना दिया गया है? तो आर्टिकल 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, तो अब कुल मिला के टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं? टोटल 6 हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां और ये 6वां। ठीक, इसको एक बार पढ़ लीजिए। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। किस आर्टिकल से लिखा गया? इन सबको अभी याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। अभी के लिए केवल आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार है, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक लिखा गया है? तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक लिखा गया है। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक लिखा गया है? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में लिखा गया है। ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 23 और 24 में लिखा गया है। ठीक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? 25 से लेकर के 28 में लिखा गया है। ठीक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में लिखा गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में लिखा गया है? आर्टिकल 32 में लिखा गया है। ठीक, तो अभी हम ट्रिक पर बाद में आएंगे। ठीक, इसके पहले हम कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ लेते हैं। अभी हम ट्रिक पे आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो आर्टिकल 32 है वो आपका कौन सा है? 6वां मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक, तो आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके गांव में आपसे किसी की लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई झगड़े में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर जा कर के सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार कोई आपका छीन रहा है, आपका मौलिक अधिकार मान लीजिए आपको सांस लेने से रोक रहा है, ठीक, मान लीजिए आपको सांस लेने से या आपको पानी पीने से कोई रोक रहा है, ठीक, तो इस केस में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा कर के मदद मांग सकते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 32 के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संवैधानिक मतलब संविधान का हार्ट एंड सोल कहा है, मतलब हृदय और आत्मा कहा है, ठीक। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने फंडामेंटल राइट को संविधान की आत्मा कहा है, तो के.एम. मुंशी ने फंडामेंटल राइट मतलब पूरे के पूरे मौलिक अधिकार 6 के 6 अधिकार को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने, ठीक। और केवल 6वें अधिकार को किसने कहा है संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक। ये जो केवल 6वां अधिकार जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी को केवल कहा है किसने, भीमराव अंबेडकर ने। और पूरा 6 के 6 टोटल को किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है कि ये पूरा का पूरा संविधान की आत्मा है, ठीक। क्यों कहा है, क्योंकि बिना मौलिक अधिकार लोकतंत्र अधूरा है, ठीक। इन्होंने कहा कि बिना मौलिक अधिकार के डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र अधूरी है, ठीक। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये नीचे से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किसने फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, तो आप क्या बताएंगे, के.एम. मुंशी, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड कैसे क्या हुआ। तो जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के कुछ अन्य सदस्यों ने तय किया कि हर नागरिक को कुछ गारंटेड अधिकार दिए जाएंगे ताकि लोकतंत्र मजबूत बने, और इन्हीं गारंटेड अधिकार को क्या कहा गया, फंडामेंटल राइट कहा गया, मौलिक अधिकार कहा गया, ठीक। अब ये मौलिक अधिकार किस में है, चैप्टर नंबर 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 से 35 में है। अब ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, तो यूपीएसआई में भी आ सकता है, ठीक। देखो, जो मौलिक अधिकार है इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का महान घोषणा पत्र भी कहा गया है। इसको अच्छे से समझिए, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक। तो इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था, मैग्ना कार्टा एक तरह से लेटर था जिसे इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था, ठीक। और यह इंग्लैंड के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित लेटर था, पत्र था, ठीक। तो मैग्ना कार्टा क्या था, इंग्लैंड के राजा द्वारा सामंतों के दबाव में जारी किया हुआ एक लेटर था जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित जानकारी थी कि नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक। तो जिस तरह इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के लोगों को अधिकार देता था, उसी तरह भारत का संविधान का चैप्टर नंबर 3 भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार देता है, ठीक। इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ठीक। मतलब संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसा कि क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है,
भारत के संविधान के किस भाग को? तो भाग 3 मतलब चैप्टर नंबर 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बात की हो। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, क्योंकि मैग्ना कार्टा जब आया था इंग्लैंड में तो उसमें भी मौलिक अधिकारों के बारे में ही लिखा था। तो सेम चीज़ भारत में किस जगह लिखी हुई है? तो भाग 3 में लिखी हुई है, इसीलिए भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आइए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे 6 के 6 मौलिक अधिकार को याद करने की ट्रिक सीखेंगे। तो टोटल आपने देखा कि टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 थे। किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में लिखा था? 31 में लिखा था। और इसको हटाकर मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया। और किस आर्टिकल में लिखा गया है? 300A में लिखा गया है। ठीक, ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं कि संपत्ति के अधिकार को प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर लिखा गया है, किस चैप्टर में? प्रेजेंट टाइम में। तो ये चैप्टर नंबर 12 में लिखा गया है। और किस आर्टिकल में लिखा गया है? 300A में लिखा गया है। ठीक, अब आते हैं ये 6 के 6 मौलिक अधिकार को याद करने की ट्रिक पे। ठीक, छठवां तो आपको वैसे भी याद हो गया होगा कि भीमराव अंबेडकर ने 6वें मौलिक अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार को यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, अब इसको याद करने की ट्रिक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। समझदार स्वतंत्र शेर धर्म से संस्कृति बचाए। ये आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी। समझदार स्वतंत्र शेर धर्म से संस्कृति बचाए। समझदार का खाली सम उठाएंगे हम, और सम का मतलब समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक, स्वतंत्र का हम स्वतंत्रता से संबंध रखेंगे। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक, शेर का सा उठाएंगे, सा का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म से हम क्या समझेंगे? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और ये से साइलेंट है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं। संस्कृति का मतलब सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। ठीक, बचाए मतलब उपचार से ही सब बचते हैं। जैसे कोई डॉक्टर आपका उपचार कर दिया तो आप बच जाएंगे। तो जहाँ पे बचा लिखा हो कि कोई बचा रहा है तो वहाँ समझ जाना कि उपचार हुआ है। ठीक, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या कहलाता है? मतलब ये ट्रिक है, बचाए का मतलब उपचार है। ठीक, तो यहाँ पर तो आपको लगभग ये वाली चीज़ तो याद हो गई होगी। अब बची है आर्टिकल। आर्टिकल कैसे याद किया जाए? तो एक बार पहले हम इसको और याद कर लेते हैं। समझदार स्वतंत्र शेर धर्म से संस्कृति बचाए। समझदार का सम उठाएंगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और बचाए का मतलब क्या समझोगे? उपचार यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आर्टिकल पे आते हैं। पहला आर्टिकल खाली आपको याद करना है, उसके बाद वाले आर्टिकल आपको नहीं याद करने हैं। ठीक, उसके बाद वाले आर्टिकल याद करने की ट्रिक है। पहला आर्टिकल अगर आपको याद है तो बाकी आर्टिकल आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। पहला आर्टिकल आपको याद ही करना पड़ेगा, आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद वाले आर्टिकल में 3131 का गैप करते चले जाइए। 3131। ठीक, 3131 जैसे 18 तक हो चुका है। अब 19 में 3 जोड़ दीजिए तो 22 हो जाएगा। ठीक, अब 22 तक हो गया। अब 23 में 1 जोड़ना है आपको, मतलब इसमें +3, इसमें +1, फिर इसमें +3, फिर इसमें +1। ठीक, 25 से 28, 29 से 30। और संवैधानिक उपचार आपको स्पेशली याद होना चाहिए, आर्टिकल 32, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो आर्टिकल नंबर 32 को
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक, तो पहला आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 14 से 18, उसके बाद +3 +1 +3 +1 कर दीजिए, और उसके बाद आपको आर्टिकल 32 याद रखना है, पहला और आखिरी याद रखना है। ठीक, जो हटाया गया है संपत्ति का अधिकार, वो यहाँ पे लिखा हुआ था आर्टिकल 31 में। ठीक, इसको यहाँ से हटा करके चैप्टर नंबर 12 में, भाग नंबर 12 में आर्टिकल 301 के तहत लिख दिया गया है। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा था। तो पहले कितने टोटल थे? 7 थे। इसको यहाँ से हटाने के बाद टोटल कितने हो गए? 6 मौलिक अधिकार हो गए। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ट्रिक एक बार और पढ़ लेंगे। समझदार, स्वतंत्र शेर, धर्म से संस्कृति बचाए। समझदार मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शेर मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति मतलब सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, बचाए मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे हमको और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखनी है। मौलिक अधिकारों का विचार अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत में मौलिक अधिकारों का जो विचार है वो किस देश से प्रेरित है, या किस देश के संविधान से प्रेरित है, या किस देश से लिया गया है। ठीक, तो मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो आप क्या बताएंगे? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसके बाद बात आती है ओरिजिनल फंडामेंटल राइट। मूल मौलिक अधिकार कितने थे? तो आप सब जानते ही हैं कि टोटल 7 थे। अब कितने हो गए हैं? 6। ठीक, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो चुकी है? 6 है। ठीक, 6। किसको हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। किस में लिखा गया था? पहले आर्टिकल 31 में लिखा गया था। और किस संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया। और अब ये लीगल यानी कि कानूनी अधिकार है। और किस आर्टिकल में लिखा गया है? 300A में, भाग 12, चैप्टर नंबर 12 में लिखा गया है। ठीक, अब आगे लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट की रक्षा करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि मौलिक अधिकारों का गार्जियन किसे कहते हैं? गार्जियन मतलब जो इसकी देख रेख करे। आपका मौलिक अधिकार अगर कोई हनन कर रहा है तो आप किस गार्जियन के पास जाएंगे, किससे सहायता मांगेंगे? तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि फंडामेंटल राइट का गार्जियन किसे कहा जाता है, या संरक्षक किसे कहा जाता है, या फंडामेंटल राइट की रक्षा कौन करता है? इन सब का आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तुरंत आपको सहायता दी जाएगी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में अब बात करते हैं। टोटल आपको यहाँ पे पता चल चुके हैं कि टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, अब 6 मौलिक अधिकार में से आपातकाल के दौरान अगर इमरजेंसी लग गई है राष्ट्रीय आपातकाल में, तो फंडामेंटल राइट को आंशिक रूप से निलंबित किया जा सकता है। मतलब कुछ दिन के लिए आपके फंडामेंटल राइट को आपसे छीना जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, या कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में लिखा हुआ मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होगा, वो हमेशा आपको मिला रहेगा। ठीक, तो आइए अब सबसे पहले हम इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी क्या होती है, आपातकाल कब लगता है और कितने टाइप के आपातकाल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 20 और 21 में क्या लिखा हुआ, कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो हमको इमरजेंसी के दौरान भी मिलते रहते हैं, सस्पेंड नहीं होते। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले इमरजेंसी की बात करेंगे, आपातकाल।
तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल स्थितियों का विवरण है, प्रावधान है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 352 आपको याद करने का ये ट्रिक है, 352 में 4 जोड़ दीजिए, 352, 356, 360, 4 जोड़ना है। ये पहला आर्टिकल जो बताता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा बताता है स्टेट इमरजेंसी, और ये तीसरा बताएगा वित्त आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, अभी आते हैं इस पर, इस ट्रिक पर। पहले आपको ये बता दूं मैं, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? राष्ट्रीय आपातकाल। जब किसी युद्ध या बाहरी आक्रमण या सेना के सतत या कोई विद्रोह हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी लग जाता है। ठीक, इसकी घोषणा कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और आए हुए भी हैं, कि राष्ट्रीय आपातकाल को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है या किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 352 में लिखा गया है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। किसकी सलाह पर लगाते हैं? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लगाते हैं। ठीक, इसका प्रभाव क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट को राज्यों पर अधिक शक्ति मिल जाती है। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है फंडामेंटल राइट निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक, नेशनल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। पहली इमरजेंसी लगी थी चाइना वार 1962 में, दूसरी बार लगा था 1971 पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, और तीसरी बार लगा था 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। ठीक, तो ये यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी को किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 352 में। कौन लगाता है? घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसकी सलाह पे करता है? कैबिनेट की सलाह पे करता है। नेशनल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लग चुकी है? तो अभी तक 3 बार लग चुकी है। ठीक, पहली बार 1962 में, दूसरी बार 71 में, और तीसरी बार 75 में। ठीक, 62, 71, 75 याद रखिएगा, चाइना पाकिस्तान इंटरनल इमरजेंसी। ठीक, इसके बाद आते हैं जो दूसरा इमरजेंसी है, राज्य आपातकाल। तो पहला था 352, 52 में 4 जोड़ दीजिए तो 356 आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 360 आएगा, जो कि तीसरी इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताएगा। तो जब भी इमरजेंसी का आर्टिकल पूछे तो आपको केवल एक आर्टिकल याद रखना है, बाकी में 4 जोड़ते चले जाइए तो आपको बाकी मिल जाएगा। अभी इसका ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको केवल इसको पढ़ते चलिए। ट्रिक पे अभी हम आते हैं, कैसे आप याद रखेंगे। ठीक, राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो जाए तो उसको हम स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो राज्य आपातकाल को हम किस नाम से और जानते हैं? प्रेसिडेंट रूल से भी जानते हैं, राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो 356 में लिखा है। ठीक, तो जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी कि कानून व्यवस्था फेल हो जाती है तो वहाँ पर लगता है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। इसको कौन घोषित करता है? इसको भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? राज्य की सरकार भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, और राज्य की सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास चली जाती हैं। ठीक, लागू होने की सीमा क्या है? पहले 1 साल के लिए लगाया जाता है। ठीक, फिर एक साल करके मैक्सिमम 3 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। ठीक, लेकिन एक बार में 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, अगर अभी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो फिर 1, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तीसरी इमरजेंसी है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहला आपने याद किया था नेशनल इमरजेंसी, जो कि था 352,
उसके बाद आपने याद किया स्टेट इमरजेंसी, इसमें 4 जोड़ दिए तो 356। उसके बाद आया फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें 4 जोड़ दोगे तो 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 360 में लिखी गई है। ठीक, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में लिखा गया है। इसे भी कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब तीनों के तीनों जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, तीनों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, और अगर क्वेश्चन आपसे एक बार ये भी पूछा गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में कितनी बार लग चुकी है, तो सबसे अच्छी बात है कि अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक, अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं किया गया है, जबकि नेशनल इमरजेंसी को 3 बार लागू किया गया है, चाइना वार, पाकिस्तान वार, इंटरनल इमरजेंसी। ठीक, और स्टेट इमरजेंसी तो लगते रहते हैं, हर कभी उसका कोई गिनती नहीं है कब कहाँ पे लग जाए, तो उसके बारे में पूछा भी नहीं जाता है स्टेट इमरजेंसी कब कहाँ पे लगती है, तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको इतना याद रखना है कि टोटल कितने टाइप की इमरजेंसी होती हैं, 3 टाइप की। तीनों के आर्टिकल क्या क्या हैं? 52, 56, 60। और तीनों की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? तो अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब जब आपके देश में पैसे की कमी हो जाए। ठीक, किसी देश में पैसे की कमी हो जाती है या फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो उस पर खतरा मंडराने लगता है, तो उसी को हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ठीक, तो लेकिन अभी तक कभी भी भारत में ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई हो। ठीक, अब देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352। कारण क्या क्या हो सकते हैं? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक, जैसे अभी आपने देखा कि सशस्त्र विद्रोह में नेपाल में जेनजी ने सशस्त्र विद्रोह किया, तो वहाँ पर लगा नेशनल इमरजेंसी। और उसके बाद दूसरा क्या है? राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। आर्टिकल आपको याद ही हो गए होंगे, 52, 56, 60। ठीक, नेशनल इमरजेंसी जब हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? वित्तीय यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। ठीक, याद रखने की ट्रिक मैंने बना के यहाँ पर लिखा है, BSF। बी मतलब भारत, भारत मतलब पूरे राष्ट्र पे। ठीक, तो बी से भारत यानी हमारे पूरे राष्ट्र पे आपातकाल लग गया, तो BSF के जमान आपको याद रखना है कि BSF। ठीक, 52, 56, 60। ठीक, बी से 52। ठीक, और यहाँ पर 4 4 जोड़ते चले जाइए, 52, 56, 60 लिख लीजिए। तो टोटल इमरजेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे BSF। बी से आपको 52 याद रहेगा और बी से भारत भी याद रहेगा। भारत का मतलब नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्र पे इमरजेंसी लग गई है। यस का मतलब स्टेट इमरजेंसी और एफ का मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल के लिए आपको 4 4 जोड़ते जाना है, 352, 356, 360। ठीक, तो ये ट्रिक मैंने लिखी हुई है। ठीक, तो ये इतना सारा कंटेंट लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो आने में 1 से 2 दिन या हो सकता है कि एक ही दिन में आ जाए 2 वीडियो, या दूसरा वीडियो आने में इतने ज़्यादा लिखने के कारण टाइम लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं मैं खुद लिखता हूँ इसको एक एक चीज़ों को देखते हुए, तो इसीलिए मुझे टाइम लगता है कि आज एक वीडियो आया तो हो सकता है कल ना आए, परसों आए, या 1 2 दिन लेट हो सकता है। तो इसके लिए आपको साथ हमारा देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी में खास बात, अब हमने सीख लिया इमरजेंसी क्या होती है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, तो अगर तीनों टाइप में से अगर नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए तो कौन सा मौलिक अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता, उसके बारे में अब बात करेंगे। तो आर्टिकल 20 और 21 में लिखा हुआ मौलिक अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता, चाहे नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो। ठीक, इसीलिए आर्टिकल 21 और 20 को
नॉन सस्पेंडेबल फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल को नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, किस मौलिक अधिकार को नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आपसे छीना नहीं जा सकता। तो वो है आर्टिकल 20 और 21 में लिखा गया मौलिक अधिकार। अब 20 और 21 में कौन सा मौलिक अधिकार लिखा गया है जिसे नेशनल इमरजेंसी में भी नहीं छीन सकते? तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 20 और 21 में कौन कौन सा लिखा गया है, ठीक। तो आर्टिकल 20 में किसके बारे में लिखा गया है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। हिंदी में इसको कहते हैं अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा। इसको आप अगर थोड़ा और डिटेल में समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी अपराध, कोई आदमी है और उसका अपराध सिद्ध हो चुका है कि मतलब उसने अपराध किया है, तो वो कौन से प्रोटेक्शन ले सकता है, कौन उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन, वो खुद के लिए बचाव कैसे कर सकता है, सुरक्षा कैसे पा सकता है, इसी के बारे में आर्टिकल 20 में लिखा गया है, ठीक। कि किसी आदमी को अगर ये पता चल गया कि उसने गलती की है तो वो गलती से बचने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए क्या क्या तरीके अपना सकता है, कौन कौन से रूल के हिसाब से कौन कौन सी उसको सुरक्षा मिल सकती है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या लिखा गया है, ठीक। तो इसमें 3 तरह का नियम लिखा गया है जिसके आधार पर कोई आदमी बच सकता है या अपना बचाव कर सकता है, ठीक। किसी का अपराध अगर सिद्ध हो गया है कि उसने कोई गलत काम किया है या कोई गलती की है, तो 3 नियम के हिसाब से वो अपना बचाव कर सकता है। पहला क्या है कि अगर कल सरकार कोई नया अपराध घोषित करती है तो उसका लागू होना भूतकाल में नहीं होगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे कि जैसे अगर 2025 में सरकार ने कोई नियम लागू किया, कोई कानून लागू किया कि लाल टोपी पहनना अपराध है, ठीक। तो 2025 में ये कानून आया कि लाल टोपी पहनना अपराध है, तो जिसने 2024 में लाल टोपी पहनी थी उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक। मतलब अगर मान लीजिए कोई आदमी है, वो डर गया 2025 में कि मैंने तो लाल टोपी 2024 में पहनी थी, अब वो अपना बचाव करना चाहे तो इस नियम के हिसाब से अपना बचाव कर सकता है कि कोई कानून अगर अभी लागू हुआ है तो उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक। वो जिस दिन लागू हुआ उसी दिन से फ्यूचर की तरफ जाएगा, पास्ट से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो आर्टिकल 21 में कितने तरीके से लोग अपना बचाव कर सकते हैं। 3 तरीके के कानून दिए गए हैं। पहला कानून कि कोई भी अगर नया नियम लागू होता है, कोई भी नया कानून लागू होता है तो वो पास्ट पर कोई असर नहीं करेगा, भले ही उसे आज के ज़माने में अपराध माना जाता हो, लेकिन पुराने ज़माने में अगर किसी ने किया था वो अपराध तो उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला नियम। दूसरा कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक। जैसे अगर रामू चोरी के केस में एक बार सज़ा काट चुका है तो दोबारा कोई फिर से उसको चोरी के लिए सज़ा देना चाह रहा है तो उसको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। जैसे आपने अपने घर में कोई गिलास तोड़ दिया, शीशे का गिलास तोड़ दिया, ठीक। अब आपके पापा ने आपको डांटा, मतलब आपको सज़ा मिल गई। कौन सी सज़ा? डांट वाली, ठीक। अब पापा डांट के चले गए, 10 दिन बाद उनके नज़र में फिर से गिलास आ गया, ठीक। वो टूटा हुआ गिलास 10 दिन बाद पापा ने फिर देख लिया, फिर आपको डांटने लगे, गाली देने लगे, ठीक। तो आप अपने पापा को ये नियम दिखा सकते हैं कि पापा आप मुझे दोबारा सज़ा नहीं दे सकते वही गलती के लिए। एक बार आप मुझे डांट चुके हैं तो दोबारा आप अगर डांटेंगे तो इस नियम के तहत मैं आपको जेल में भिजवा दूंगा, ठीक। तो ऐसे मैंने क्लास में एक बार मैं पढ़ा रहा था, मैंने एक बच्चे को बता दिया कि इस नियम के तहत कोई 2 बार आपको सज़ा नहीं दे सकता। तो उसके पापा ने उसको एक ही गलती के लिए जब दोबारा उसको मारे तो उसने पुलिस बुला लिया।
तो हमने कहा इतना भी मेरी बातों को सीरियस मत लिया करो। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि एक ही अपराध अगर आप किए हैं तो कोई अगर 2 बार आपको सज़ा दे रहा है तो दोबारा आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर कोई दे रहा है तो वो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो मतलब जाना मत अपने पापा के केस में। ये कोई पुलिस अगर कोई दोबारा सज़ा दे रही है तब जाना रहता है। ठीक, पापा मम्मी पीटते हैं तो उसको वो सज़ा नहीं कहा जाता है। ये मैं समझाने के लिए कह रहा था। ठीक, अगला है सेल्फ इंक्रिमेशन। ठीक, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ आर्टिकल 20 के बारे में बात हो रही है कि अगर किसी का अपराध सिद्ध हो चुका है तो वह अपनी सुरक्षा यानी बचाव में कौन कौन से नियम के हिसाब से अपना बचाव कर सकता है। तो यहाँ पर पहला नियम आपको मिल गया, दूसरा नियम भी समझ में आ गया। तीसरा क्या है कि पुलिस आपको ये नहीं कह सकती तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो। ठीक, किसी भी आरोपी को यह बाध्य नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं कर सकता है कोई कि वह खुद के खिलाफ गवाही दे। जैसे किसी ने किसी को 2 चांटा मारा है। ठीक, अब वो गया पुलिस में कंप्लेन करा दे और पुलिस ने कहा कि तुम कबूल करो कि तुमने 2 चांटा मारा है, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ये मजबूर नहीं कर सकती पुलिस। अगर मजबूर कर रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए कि मुझे पुलिस ज़बरदस्ती कह रही है कि अपना गुनाह कबूल करो। ठीक, अब यहाँ पर पुलिस ज़बरदस्ती नहीं कहलवा सकती। ठीक, कि आपने उसको चाटा मारा है। ठीक, जैसे यहाँ पर चोरी का मामला हो तो पुलिस ये ज़बरदस्ती नहीं कह सकती कि आप कबूल करिए कि आपने ही चोरी की है। ठीक, तो यह सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई पुलिस या कोई कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर फिंगरप्रिंट, खून या सैंपल या डीएनए टेस्ट को सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। अगर आपसे पुलिस आपका फिंगरप्रिंट मांग रही है कि आपने चोरी किया है या नहीं किया है, कबूल करिए या ना कबूल करिए, लेकिन अपना फिंगरप्रिंट दे दीजिए, क्योंकि मुझे चोरी वाली जगह पे कुछ फिंगरप्रिंट मिले हैं, मैं उससे आपका मिलान करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको फिंगरप्रिंट लेने को सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा। मतलब इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब ये मजबूर इसको नहीं माना जाएगा कि वो पुलिस मजबूर कर रही है आपको अपने खिलाफ गवाही देने से। ठीक, फिंगरप्रिंट या आपके खून का सैंपल या डीएनए टेस्ट अगर आपका कोई करा रहा है तो उसको इस नियम में नहीं माना जाएगा। ठीक, केवल आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाकी आपका फिंगरप्रिंट भी ले सकते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि आपने ही गलती की है या आपने ही चोरी की है। आपके खून का सैंपल भी ले सकती है, आपका डीएनए टेस्ट भी करवा सकती है, लेकिन आपसे कबूल नहीं करवा सकती। ठीक, भले ही आपने चोरी की हो लेकिन वो आपसे कबूल नहीं करवा सकती। इसके अलावा बाकी काम जैसे फिंगरप्रिंट लेना, खून का सैंपल लेना, डीएनए टेस्ट, ये सब काम कर सकती है। इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन या स्वयं के खिलाफ गवाही देना नहीं माना जाएगा। ठीक, चलिए अब आर्टिकल 20 हो गया। तो 20 के तहत आपने देखा कि कोई अगर गलती करता है तो वह अपना बचाव किस किस तरीके से कर सकता है। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ठीक, जो भी मतलब संविधान में जो भी कानून लिखा गया है उसके अनुसार जो हमको जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो हमको अधिकार दिए गए हैं उसको किसी भी कंडीशन में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही नेशनल इमरजेंसी लगी हो। ठीक, तो यही बात इसमें लिखी गई है आर्टिकल 21 में। किसके बारे में लिखा गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ,
और आज़ादी का अधिकार है राइट टू लिबर्टी। ठीक, सरकार या पुलिस बिना कानून के किसी को मार नहीं सकती, मतलब जीने का अधिकार हमको है, तो हम अगर अच्छे से जी रहे हैं तो कोई बिना कारण हमको आकर के मार दे, चाहे पुलिस हो या कोई और हो। जैसे आजकल पुलिस का मतलब देखते हैं कि किसी को भी ऐसे टेम्पो चला रहा है उसको पीट दिया, थोड़ी बहुत गलती होती है वहाँ पे, लेकिन ऐसे ही किसी को मारना नहीं चाहिए। वैसे टेम्पो वाले भी गलती करते हैं, बिना कारण इधर उधर कर देते हैं अपना। तो जीने का अधिकार सबको है, कोई किसी को मार नहीं सकता। अगर कोई मार रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पे आपको मदद मिलेगी। ठीक, बिना कारण किसी को जेल में नहीं डाल सकती। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या क्या है इसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ जीना ही नहीं है, डिग्निफाइड लाइफ जीना है, मतलब सम्मानजनक जीवन जीना है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है जीने के अधिकार को और आज़ादी के अधिकार को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है सम्मानजनक जीवन, इसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर सरकार बिना कारण किसी को पकड़कर जेल में डाल देती है तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ठीक, तो ये तो मतलब जो ये आपने पढ़ा जीने का अधिकार, तो ये जीने का अधिकार का उल्लंघन। ठीक, और अगर सरकार लोगों को साफ पानी, स्वच्छ हवा, शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे रही है तो ये भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि ये डिग्निफाइड लाइफ का हिस्सा है। ठीक, देखो बिना कारण अगर कोई मार रहा है या बिना कारण जेल में डाल रहा है तो ये किसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है राइट टू लाइफ का। ठीक, कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक, स्वतंत्रता पूर्वक आपको जीने नहीं दे रहा है। ठीक, तो ये आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन माना जाएगा। और अगर साफ पानी, स्वच्छ हवा, शिक्षा सुविधा नहीं दे रहा है तो भले ही आपके जीवन में रुकावट नहीं डाल रहा है, आपकी स्वतंत्रता को या राइट टू जीने के अधिकार को नहीं छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन आपके डिग्निफाइड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, तो ये भी आपका आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, और तीसरा है राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार भी आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है। ये पुट्टू स्वामी केस 2017 के तहत गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया और आर्टिकल 21 के तहत इसको लिखा गया है। तो ये राइट टू प्राइवेसी वाला जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी किसका हिस्सा माना गया है, आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टू स्वामी केस में इसको मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 के तहत रख दिया था और राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया। ठीक, तो यहाँ तक आपको आर्टिकल 20 और 21 समझ में आया होगा। तो इसमें देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी भी सस्पेंड यानी निलंबित या छीना नहीं जा सकता आपसे, चाहे नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो। इसीलिए इन्हें नॉन सस्पेंडेबल फंडामेंटल राइट कहते हैं। आइए फाइनल रिकैप करते हैं। आर्टिकल 20 में 3 बातें होती हैं। पहला कि अगर कोई नियम अभी लगा है तो उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं, पास्ट में पनिशमेंट नहीं होगा, पास्ट पनिशमेंट नहीं होगा। दूसरा क्या था, दोहरी सज़ा नहीं होगी। एक बार सज़ा पा चुके तो दोबारा कोई सज़ा दे रहा है तो उसको आप बता सकते हो कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तीसरा क्या था, खुद के खिलाफ गवाही नहीं देना है। ठीक, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। ठीक, आर्टिकल 21 में लाइफ के बारे में लिखा गया है और लिबर्टी के बारे में लिखा गया है। सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और राइट टू प्राइवेसी सब इसी के हिस्से हैं। ठीक, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, पहला क्वेश्चन इतना लंबा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ये मूल विधि का क्वेश्चन है। ठीक,
पहला क्वेश्चन था हमारा पॉलिटी का, अब ये मूल विधि का है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा 1987, तीसरा है 1988 और चौथा है 1989। तो इसमें आपको पहले खुद से ट्राई करना है, कमेंट करना है, उसके बाद इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक, आइए इसके आंसर की बात करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1988। ठीक, अब आइए इसके व्याख्या की बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम साल 1988 में पारित किया गया था। ठीक, तो इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 9 सितंबर 1988 को पारित हुआ था और 12 सितंबर 3 दिन बाद इसको लागू कर दिया गया। ठीक, जैसे अभी आपने देखा कि जीएसटी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन जीएसटी पारित हुआ दोबारा से, जीएसटी का सेकंड वर्जन, और लागू नवरात्र के दिन होगा, या मतलब आज होगा। ठीक, तो जीएसटी का जो सेकंड जीएसटी 2 नाम से हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कुल 5 भाग और 31 धाराएं हैं। जिस तरह भारत के संविधान में टोटल 25 भाग यानी 25 चैप्टर, इस समय 25 चैप्टर और टोटल 470 धाराएं हैं। आर्टिकल को धारा भी कहते हैं। ठीक, उसी तरह ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मतलब कानून होता है। तो इस कानून की किताब में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। और कुल कितनी धाराएं हैं, कुल कितने आर्टिकल हैं? 31 आर्टिकल हैं। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये किताब है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ये एक कानून का किताब है जिसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के बारे में बात की गई है। तो टोटल कुल कितने चैप्टर में भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई है? 5 चैप्टर में। और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 31 यानी 31 धाराएं हैं। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर पुराने क्वेश्चन से रिलेट करें तो आर्टिकल 31 में क्या लिखा गया था? संपत्ति का अधिकार लिखा गया था। ठीक, और संपत्ति में बहुत भ्रष्टाचार होता है। ठीक, पैसा ही भ्रष्टाचार का कारण है। तो इसमें भ्रष्टाचार में कितने हैं? संपत्ति का अधिकार 31 में था, तो इसमें 31 आर्टिकल है। ठीक, भाग 5 में लिखा गया है। इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर इसको अभी याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। ठीक, कि किस ईयर में इसको पारित किया गया और कब लागू हुआ। ठीक, आइए अब इसके बाद इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या रही। ठीक, पहले अलग अलग कानून बनाए गए। जैसे पहली बार बनाया गया 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, लेकिन ये उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाया था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। उसके बाद बनाया गया इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के कुछ ही सेक्शन में इसके बारे में लिखा गया था। ठीक, जो आपको आईपीसी अभी, जिसको अब नाम बदल दिया गया है जिसका, तो आईपीसी में पहले के कुछ सेक्शन में इसके बारे में, करप्शन के बारे में बात की गई थी और उसके बारे में कानून लिखा गया था। लेकिन ये कानून कमज़ोर थे और भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा पाए, इसलिए इनको भी उतना मतलब इफेक्टिव नहीं था, इसलिए हमको नया कानून बनाना पड़ा। ठीक, तो सरकार ने देखा कि पुराने कानूनों में कई लूपहोल्स मतलब कई कमजोरियां हैं। कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता है, ब्राइब लेता है, तो उसे सज़ा दिलाना मुश्किल होता था। रिश्वत देने वाला भी आसानी से बच जाता था। इसीलिए एक सशक्त और व्यापक कानून की ज़रूरत थी। ठीक, तो इसीलिए 1988 में एक नया कानून लाया गया जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक, तो 1988 में एक कानून लाया गया, नया कानून, जिसका नाम रखा गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इस एक्ट की खास बातें क्या थी? पब्लिक सर्वेंट जैसे लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वत लेते या देता है तो उसे सज़ा होगी। प्रॉपर्टी अगर आय से अधिक है, जितना आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो उसे इल्लीगल माना जाएगा। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों के दोनों अपराधी होंगे।
स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय बनाए गए ताकि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके। ठीक, अब इसका ईयर याद करने का जो ट्रिक है, करप्शन की गेट बंद हुई 88 में, करप्शन की गेट बंद हुई 8 में या 88 में। ठीक, तो गेट 8 से याद रखिएगा कि 1988 में करप्शन की गेट बंद हो गई, मतलब एक कानून आया। कौन सा कानून आया? भ्रष्टाचार अधिनियम। कब आया? 1988 में, जो कि आपको बताना था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? भ्रष्टाचार की गेट बंद हुई 88 में। ठीक, और कितने आर्टिकल हैं? 31। किस भाग में लिखा गया? भाग 5 में लिखा गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे पहुँचे थे। इसके बाद एग्जाम्पल से समझिए। मान लो रामू नाम का एक सरकारी अफसर है, वो किसी फाइल पर साइन करने के लिए शर्मा जी से 5000 रिश्वत मांग रहा है। ठीक, अगर ये काम 1987 में हुआ होता तो शर्मा जी को अदालत में रामू को सज़ा दिलाने में बहुत दिक्कत होती, लेकिन 1988 में एक्ट आने के बाद रामू को रिश्वत मांगने पर सीधा अपराधी माना जाएगा। शर्मा जी भी दोषी होंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा और जल्दी सज़ा सुनाई जाएगी। ठीक, तो इसके पहले वाले जो करप्शन पे कानून बने थे वो उतने इफेक्टिव नहीं थे, वो कमज़ोर थे, जिसकी वजह से हमको 1988 में एक नया कानून लाना पड़ा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ठीक, और इसके तहत जल्दी से जल्दी सुनवाई होती है और रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों को अपराधी माना जाता है। और अगर आपका संपत्ति आपकी आय से अधिक है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक, इसके बाद फाइनल रिकैप करते हैं। भ्रष्टाचार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1988 में पारित हुआ था। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ पे भ्रष्टाचार अधिनियम से संबंधित जो जानकारी है वो आपको समझ में आई होंगी कि कब पारित हुआ? 1988 में। ठीक, कितने आर्टिकल हैं? 31 आर्टिकल हैं। किस भाग में कितने टोटल चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। ठीक, इसके बाद इसमें और कुछ उतना एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद अगर आपको इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा है। ठीक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगले क्लास में फिर हम एक नया क्वेश्चन लेकर फिर मिलेंगे, इतने ही डिटेल के साथ। अच्छा खासा एक ही क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इस तरह से। ठीक, तो आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो हम जल्द से जल्द मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।